आप लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो में। इस मंथ की वीडियो में हम अगेन एक हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये वीडियो इस हेल्थ प्रोडक्ट का पूरा एक्सप्लेन करने की वीडियो है, जिसके अंदर हम इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं। प्रोडक्ट है आइसरसन लोम्बार्ड का हेल्थ एलिवेट प्लान। इस प्लान का ब्रीफ वीडियो भी मैंने लॉन्च किया है। जिन जो ब्रीफ में इस प्लान को समझना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, उनके लिए एक छोटा वर्जन ऑफ प्लान ऑलरेडी जा चुका है। अभी ये है फुल डिस्क्रिप्शन प्लान। अगर आपके पास टाइम है, आप प्लान को पूरा इन डेप्थली देखना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर्ड है, क्या कंडीशंस के साथ कवर्ड है, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है हितेश सिंगला, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर बाय प्रोफेशन। ये हर महीने या हर हफ्ते मेरी कोशिश रहती है कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस के रिलेटेड, बेसिकली पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। इन बिटवीन प्रोसेसेस कहीं पे भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी जानकारी और डिटेल में चाहिए हो, समझना हो कि कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा है, बुरा है, किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से हेल्प आउट करना है, उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरर के ऊपर। आईसीसी लोम्बार्ड का अगर हम नेट इनकम क्लेम रेशियो टू नेट अर्न प्रीमियम की बात करें, तो वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। 70 से ऊपर का हम रेशियो अच्छा मानते हैं। तो आईसीसी लोम्बार्ड एज अ कंपनी उसको 70 प्लस लेकर चल रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स रजिस्टर्ड इन द करंट ईयर। उसका नंबर भी इस साल में भी अभी तक डबल डिजिट्स में पहुंच गया है, बट लो डबल डिजिट्स में ही है। 16 के आसपास का इसका नंबर आ रहा है, तो पॉलिसी फेयरली ओके है। पॉलिसी बोस्ट करती है 10,700 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स का। इसकी लिस्ट भी, आप इसका लिंक आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने की कोशिश करूँ, जहाँ पे आप हॉस्पिटल्स अपने एरिया के चेक कर सकते हैं। पॉलिसी को फुल डिटेल में डिस्कस करने से पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आईपीडी की। आईपीडी में आपको प्री, पोस्ट, रीसेट और बोनस का बेस बेनिफिट आपको मिलने वाला है। प्लस अगर आपने एक राइडर, बोनस के साथ कुछ राइडर अवेलेबल है, अगर वो राइडर ले लिया है तो वो भी आईपीडी पे एप्लीकेबल होगा। कॉन्ज्यूमेबल्स को आईपीडी के बेस में कवर नहीं किया जाएगा, बट अगर आपने कॉन्ज्यूमेबल्स का राइडर ले लिया है तो वो आईपीडी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। डे केयर ट्रीटमेंट सिमिलर ही रहने वाला है जैसे आईपीडी का है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डोमिसलरी ट्रीटमेंट पे प्री एंड पोस्ट का कवरेज नहीं मिलेगा पॉलिसी के अंदर। रीसेट में अगर पॉलिसी जा चुकी है तो उसका बेनिफिट भी आप डोमिसलरी में नहीं ले पाएंगे। बोनस को अगर पॉलिसी के अंदर आपने बेस प्लान में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने राइडर भी ले लिया है तो भी उसका बेनिफिट मिलेगा। और कॉन्ज्यूमेबल्स अगेन बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, बट अगर कॉन्ज्यूमेबल्स का राइडर ले लिया गया है तो वहाँ पे एज अ राइडर बेनिफिट मिलेगा। होम केयर ट्रीटमेंट को पॉलिसी कवर ही नहीं कर रही है, तो वहाँ पे कोई बात करने का मतलब नहीं है। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो एज सेम एज जो आईपीडी और डे केयर का रहा था वैसी प्रोसीजर रहेगा। प्री, पोस्ट, रीसेट, बोनस बेस में भी कवर्ड रहेंगे। बोनस का राइडर लिया है वो भी कवर्ड, उसका कवरेज भी मिलेगा। कॉन्ज्यूमेबल्स बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है इसलिए कवर नहीं होंगी, बट अगर राइडर ले लिया है तो कवर होंगी। मैटरनिटी ऑल टुगेदर ही बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है, तो इसको एज अ राइडर लिया जाएगा। इस राइडर के कारण इसके अंदर आपको इसकी लिमिट जो है वो ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी कि सम एश्योर्ड को वो इम्पैक्ट नहीं करेगी। इसकी अलग से लिमिट मिलेगी आपको। उसके अंदर प्री एंड पोस्ट को 30 डेज के लिए, यानी कि प्री नेटल केयर को और पोस्ट नेटल केयर को 30 डेज के लिए कवर किया जाएगा पॉलिसी के अंदर। रीसेट और बोनस का बेनिफिट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कॉन्ज्यूमेबल्स को पॉलिसी के अंदर मैटर्निटी बेनिफिट का कवर नहीं मिलने वाला है।
ऑर्गन डोनर की बात करें, ऑर्गन डोनर भी सिमिलर जैसे आईपीडी डे केयर और आयुष ट्रीटमेंट रहा था वैसे ही रहने वाला है। प्री पोस्ट एप्लीकेबल रहेगा, रीसेट एप्लीकेबल रहेगा, बोनस बेस पॉलिसी का भी एप्लीकेबल रहेगा, राइडर के साथ भी एप्लीकेबल रहेगा। कंज्यूमेबल्स बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट अगर कंज्यूमेबल्स का राइडर है तो वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। सिमिलर वे में एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट को भी पॉलिसी ट्रीट करेगी। प्री पोस्ट रीसेट बोनस बेस पॉलिसी का पार्ट है वो कवर्ड रहेंगे, बोनस का राइडर भी कवर करेगा एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट्स को। कंज्यूमेबल बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है, अगर आपने राइडर ले लिया है तो उसको कवर करेगी पॉलिसी। एयर एम्बुलेंस अगेन बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है, इसको एज अ राइडर लेना पड़ेगा, और अगर आप इसको राइडर ले लेते हैं तो वहाँ पे जो लिमिट है वो अलग से एक लिमिट आएगी, इसलिए रीसेट बोनस का इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं है। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो रोड एम्बुलेंस बेस पॉलिसी का पार्ट है, इसके अंदर रीसेट का सम एश्योर्ड भी आपको मिलने वाला है, बोनस का बेस का भी, प्लस अगर आपने राइडर ऐड किया है तो उसका भी सम एश्योर्ड वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। डेली हॉस्पिटल कैश की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको पॉलिसी ने नॉट रिक्वायर्ड रखा है। बोनस की बात करें तो अगेन बोनस प्री एंड पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, और कंज्यूमेबल्स के बेस की बात करें तो कंज्यूमेबल बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है, बट अगर कंज्यूमेबल्स का हमने राइडर ले लिया है तो बोनस का भी बेस का पार्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। जो बेस पॉलिसी के अंदर बोनस है, अगर कंज्यूमेबल्स का राइडर है तो वहाँ पे कंज्यूमेबल्स को कवर किया जाएगा। अब बात आती है जहाँ पे बोनस का हमने राइडर ले लिया है। अब बोनस का राइडर जब लेते हैं तो उस पे प्री एंड पोस्ट की जो पेमेंट होगी वहाँ पे वो एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। और कंज्यूमेबल्स भी अगर आपने राइडर के फॉर्म में लिए थे तो वहाँ पे बोनस का राइडर का सम एश्योर्ड कंज्यूमेबल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कंज्यूमेबल्स अगेन डिस्कस करते हैं, जो अगर रीसेट की बात करें, रीसेट पे कंज्यूमेबल्स एप्लीकेबल ही नहीं है। मैंने पहले बताया कि बेस पॉलिसी में तो है ही नहीं एप्लीकेबल, बट अगर आपने राइडर भी ले लिया है कंज्यूमेबल्स का तो भी वहाँ पे रीसेट का सम एश्योर्ड का एक्सटेंशन आपको कंज्यूमेबल्स में नहीं मिलेगा। अगेन कंज्यूमेबल्स और बोनस की जब हम बात करते हैं तो बेस पॉलिसी में क्योंकि कंज्यूमेबल्स है ही नहीं तो बोनस की वहाँ पे बात ही नहीं होगी, बट अगर कंज्यूमेबल्स का आपने राइडर ले लिया है तो बोनस का बेस भी वहाँ पे बोनस का जो बेस का सम एश्योर्ड है वो वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बट तीसरी कंडीशन यहाँ पे आती है, अगर बोनस का भी राइडर है और कंज्यूमेबल्स का भी राइडर है तो वो दोनों का सम एश्योर्ड का एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगला है पॉइंट, रीसेट की बात करें। रीसेट का सम एश्योर्ड आपको प्री एंड पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, कंज्यूमेबल्स के लिए चाहे कंज्यूमेबल्स बेस पॉलिसी में का पार्ट नहीं है, और अगर आपने राइडर भी ले लिया तो भी रीसेट का वैल्यू वहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। एनुअल हेल्थ चेकअप अगेन बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है, तो एज अ राइडर ही आपको एप्लीकेबल होने वाला है और उसकी अलग से लिमिट आएगी, तो वहाँ पे रीसेट और बोनस का बेनिफिट नहीं आपको मिलने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओपीडी भी अगेन एज अ राइडर एप्लीकेबल है, बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है, वहाँ पे भी रीसेट और बोनस का क्योंकि अलग से लिमिट है ये, वहाँ पे वो वहाँ सम एश्योर्ड को वो इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए रीसेट एंड बोनस को एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। पॉलिसी एक बहुत ही अच्छा फीचर प्रोवाइड कर रही है, वो है ग्लोबल कवरेज। ग्लोबल कवरेज की बात करें तो बेस पॉलिसी का वो पार्ट नहीं है, एज अगेन एक राइडर आपको वो लेना पड़ेगा, तो उसके अंदर प्री एंड पोस्ट को कवर नहीं किया जाएगा। सबसे पहली चीज़, रीसेट और बोनस की वैल्यूएशन वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये अलग से लिमिट है, और कंज्यूमेबल्स को भी एज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी कवर नहीं किया जाएगा। तो अब डिटेल में पॉलिसी को सब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सारे बेस कवर्स जो पॉलिसी देने वाला है। बेस कवर्स मैंने लिखे हैं, बट जहाँ पे भी राइडर्स उसी के पार्ट्स होने वाले हैं। कुछ जैसे मैंने बात किया था अपने बोनस के साथ एक राइडर भी ऐड हो सकता है, तो वो राइडर को भी यही बड़ी बेस पॉलिसी के साथ ही हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी कितना कवरेज प्रोवाइड करने वाली है। पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है 5 लाख से लेके अनलिमिटेड सम एश्योर्ड तक की
पॉलिसी। सो ये पॉलिसी ने जो आपका कवरेज स्कोप है वो इतना एनहांस कर दिया कि अनलिमिटेड कवरेज स्कोप आपको आप पहले दिन से ही ले सकते हो। ठीक है, आप 5 लाख की पॉलिसी भी ले सकते हैं, सम कवरेज ले सकते हैं, और अनलिमिटेड सम एश्योर्ड तक का भी कवरेज ले सकते हैं। जो लोग पॉलिसी में कवर हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 अडल्ट एक पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं और 3 किड्स पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं। रिलेशनशिप को पॉलिसी वर्डिंग में ढंग से डिफाइन नहीं किया गया था, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड नहीं किया। एज को डिफाइन करें तो एक बच्चा 30 डेज से 90 डेज 91 डेज से लेके 30 ईयर्स तक का उसको डिपेंडेंट चाइल्ड माना गया है इस पॉलिसी के अंदर। और एक अडल्ट की एज 18 साल से लेकर 125 साल तक को एक अडल्ट को कंसिडर किया गया है। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स के ऊपर। वेटिंग पीरियड्स में यहाँ पे पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है कूलिंग पीरियड, यानी कि पहले 30 दिन के लिए पॉलिसी का जो कूलिंग पीरियड रहेगा, जो कि एक नॉर्म है, इंडस्ट्री नॉर्म है, वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। बट यहाँ पे एक नई कंडीशन ऐड कर दी है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक कंडीशन को पॉलिसी 90 दिन बाद कवर करेगी, यानी कि पॉलिसी के लेने के 30 दिन तक डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कार्डियक कंडीशन को रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। अगला वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड। पॉलिसी एज पर इंडस्ट्री नॉर्म 36 मंथ्स के लिए प्री एग्जिस्टिंग को कवर नहीं करने वाली, यानी कि ये वो डिजीज है जो एक पर्सन ने डिक्लेयर कर दी है। जनरली कंडीशन वही रहती है कि 36 महीने तक या तो कोई डिजीज डायग्नोस हुई है, या कोई ऑपरेशन हुआ है, या किसी की मेडिकेशन चल रही है जो 36 महीने पहले शुरू हुई थी, तो वो उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज माना जाता है। यहाँ पे पॉलिसी एक राइडर प्रोवाइड कर रही है जिसको नाम दिया गया है जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट का बेनिफिट क्या है? जंप स्टार्ट बेनिफिट वहां पे देता है कि ये लिस्टेड डिजीजेस जैसे कि एस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, यानी कि अगर किसी को स्टंट पड़ा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होता है वो स्टंटिंग होती है, 1 साल से पहले की स्टंटिंग हुई है, तो ये सारी बीमारियों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एस्थमा है किसी को, डायबिटीज़ है यानी कि शुगर, हाइपरटेंशन यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जिसको बोला जाता है जनरली, हाइपरटेंसिव है पर्सन, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब विथ परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी डन प्रायर टू 1 ईयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर किसी को स्टंट डाला है 1 साल से पहले का, ठीक है, तो ये चीज अगर आपने ये एक राइडर ले लिया तो 30 दिन के बाद से कवर शुरू हो जाएगा पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा भी एक और राइडर है। पॉलिसी कहती है कि अगर आप चाहते हैं आपकी और कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो कि इन लिस्टेड डिजीजेस के अलावा है, 24 महीने या 12 महीने से पहले आप चाहते हैं कि उसको 36 महीने का वेटिंग पीरियड ना लगे, 24 या 12 का लगे, तो वो ये राइडर से आपका हो जाएगा। इसके अंदर अगेन कंडीशन, सब हर चीज में कंडीशन यही है कि आप जब ये डिजीजेस डिक्लेयर करोगे उसके बाद पॉलिसी को ये एक्सेप्टेबल कंडीशन होनी चाहिए। जब तक ये पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस कंडीशन को, तब तक उसको एज अ राइडर वो काउंट नहीं करेगी। अगला पार्ट आता है स्पेसिफाइड डिजीजेस का। स्पेसिफिक डिजीजेस पॉलिसी में 24 महीने का वेटिंग पीरियड है, अगेन इंडस्ट्री नॉर्म है ये। राइडर पॉलिसी दे रही है 12 महीने का राइडर ले लीजिए, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कीजिए और ये डिजीज को भी 12 महीने से कवर करना शुरू कर लीजिए। बट ये जो डिजीजेस का, स्पेसिफाइड डिजीजेस का कवर है का जो वेटिंग पीरियड का राइडर है वो वर्ल्ड वाइड कवरेज पे एप्लीकेबल नहीं है। बायोरेट्रिक सर्जरी यानी कि मोटापे की सर्जरी 24 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद मिलेगी आपको। और अगर हमने पहले भी डिस्कस किया, जंप स्टार्ट राइडर ले लिया है तो 30 दिन के अंदर अंदर इसकी कवरेज आपको मिल सकती है। मैटरनिटी वेटिंग पीरियड
पॉलिसी मैटरनिटी को एज अ बेस पॉलिसी में नहीं कवर कर रही है। यहाँ पे एज अ राइडर वो पार्ट आएगा। राइडर वो पार्ट आने की वजह से यहाँ पे वेटिंग पीरियड भी है। अगर किसी ने मैटरनिटी प्लान लिया मैटरनिटी, तो उसको 24 महीने का वेटिंग पीरियड मिलने वाला है। अगर उस वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करना चाहे तो उसका भी अगेन एक राइडर है, वो है 12 महीने का राइडर, जिसके अंदर अगर ये राइडर ले लेते हैं तो मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड 12 महीने का रह जाएगा। और ये आपको लेना कब है? जब आपने पॉलिसी को लिया है तभी आपको ये लेना पड़ेगा। और अगर एक बार राइडर ये वाला ले लिया है, यानी कि 12 महीने तक का राइडर ले ले, तो 2 साल तक के लिए राइडर चलेगा ही चलेगा आपके पास। मेंटल इलनेसेस को पॉलिसी कोई कवर नहीं कर रही है यहाँ पे। ओपीडी का वेटिंग पीरियड अगेन है, ओपीडी बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है। अगर आप ओपीडी लेते हैं तो 30 डेज के बाद ओपीडी को कवर किया जाएगा। डेंटल ओपीडी पॉलिसी में नहीं कवर होने वाली है। क्रिटिकल इलनेस वेटिंग पीरियड या सर्वाइवल पीरियड, तो क्रिटिकल इलनेसेस को 90 दिन का वेटिंग पीरियड के बाद आपके लिए अगर आपने क्रिटिकल इलनेस को लिया है, क्रिटिकल इलनेस प्लान इसके अंदर लिया है, तो 90 दिन का वेटिंग पीरियड आपको का लगेगा। बट पॉलिसी उसका सर्वाइवल पीरियड नहीं है, यानी कि जिस दिन से क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हुई उसी दिन से उसका पे आउट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं पेमेंट्स के ऊपर। तो पेमेंट्स के ऊपर को पेमेंट पॉलिसी के अंदर एज अ राइडर है। आप इसको ले सकते हैं एज अ राइडर, एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो 10 30 40 50% का आप को पे ले सकते हैं। डिडक्टेबल्स को पॉलिसी मेंशन कर रही है, बट ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, तो वहाँ पे मैंने एन कर दिया है। अगर को पेमेंट आपने एक बार ले लिया है तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता बीच में, पॉलिसी के बीच में। रिन्यूअल कराते हुए आप को पेमेंट को रिमूव करा सकते हैं। बेसिक कवर्स पे ही को पेमेंट रहने वाला है। कोई भी एड ऑन या ऑप्शनल कवर लिया है, जैसे इन्फाइनाइट कवर ले लिया है या वर्ल्ड वाइड कवर ले लिया, तो वहाँ पे आप ये पॉलिसी, वहाँ पे ये को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। बात करते हैं क्लेम्स के ऊपर। तो अगर कोई किसी पर्सन का पहला क्लेम अगर आता है तो उसके अंदर उसको कितना सम अश्योर्ड मिलने वाला है। तो सम अश्योर्ड अगर पॉलिसी दूसरे साल तक जा चुकी है तो सम अश्योर्ड प्लस जो बोनस ऐड हुआ है, जो बेसिक बोनस ऐड हुआ है पॉलिसी के अंदर, और अगर आपने राइडर लिया है पावर बूस्टर का, वो उसका सम एश्योर्ड ऐड हो गया। और अगर आपने इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन का राइडर लिया है तो ये सारे ही आपके फर्स्ट क्लेम में आपका सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। बट मैक्सिमम क्लेम एक पॉलिसी के अंदर कितना जा सकता है वो आपको नीचे बताया गया है कि वही सारी चीज़ें। बट क्योंकि जो क्या कहते हैं रीस्टोरेशन बेनिफिट है वो फर्स्ट क्लेम के बाद ही किक इन होता है, वो फर्स्ट क्लेम के बाद ही शुरू होगा। तो रीसेट से आपका फर्स्ट क्लेम का अमाउंट माइनस करके आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस पावर बूस्टर प्लस इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर प्लस रीसेट माइनस द फर्स्ट क्लेम, ये आपका बेस का पार्ट हो गया। अनलिमिटेड कवरेज की बात करें तो पॉलिसी एज अ राइडर अनलिमिटेड कवरेज प्रोवाइड कर रही है, जिसको बहुत नाम दिया गया है इनफाइनाइट केयर। इसकी लिमिट भी ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड को ये इफेक्ट नहीं करेगी। अनलिमिटेड कवरेज क्या करने वाली है आपकी पॉलिसी के लिए? यहाँ पे किसी भी एक क्लेम के लिए लाइफ टाइम में आपके लिए अनलिमिटेड कवर प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ एक क्लेम के लिए। कवरेज खत्म हो जाएगा जैसे ही क्लेम आपने ये अनलिमिटेड कवर क्लेम कर लिया, और उसके बाद अगले रिन्यूअल्स के लिए ये कवरेज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो समझने के लिए, किसी की भी पर्सन ने 10 लाख की पॉलिसी ली, उस साल उसका 30 लाख का क्लेम बन गया, कोई बड़ी गंभीर बीमारी आ गई जिसके कारण उसका बड़ा क्लेम बन गया है, तो अगर उसने ये इन्फाइनाइट केयर राइडर लिया हुआ है तो वो क्लेम उसके इन्फाइनाइट क्लेम राइडर में निकल जाएगा। बट उसके बाद से ये राइडर उसको वापस नहीं मिलेगा।
और ये एक बार आपने अगर ले लिया है तो जब तक क्लेम नहीं आएगा, वो बोला, तब तक ये राइडर चलता जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। आईपीडी कहाँ कहाँ पे इस सम एश्योर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं? इन पेशेंट के लिए आप यूज़ कर पाएंगे, डे केयर ट्रीटमेंट पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आयुष की आईपीडी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जब यूटिलाइजेशन कर लिया है इनफाइनाइट क्लेम का, उसके बाद सम एश्योर्ड उस साल के लिए ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि अगला कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा उस क्लेम के बाद। सम एश्योर्ड टोटली ज़ीरो। जो भी वॉलंटरी आपने अगर को पेमेंट सेलेक्ट किया है या डिडक्टेबल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होने वाले हैं। इनफाइनाइट केयर आपने अगर वर्ल्ड वाइड कवर का राइडर ले लिया था, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉलिसी में एक स्पेशल कंडीशंस है जहाँ पे वो सरोगेट मदर या oocyte डोनर को भी पॉलिसी में कवर कर रही हैं, बट उस पे अनलिमिटेड सम एश्योर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कवर को आपको अगर लेना है तो पहले 2 साल के अंदर अंदर, पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर अंदर आपको ये कवर लेना पड़ेगा इंसेप्शन के टाइम पे। अगर 2 से 3 साल की पॉलिसी है तो बिल्कुल ही इंसेप्शन पे लेना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने 2-3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हैं तो पहले, जिस दिन पहले ही पॉलिसी प्रीमियम पे करें तो वहाँ पे ले सकते हैं। जहाँ पे भी ये पॉलिसी आपने ऑप्ट कर लिया, मैंने पहले बताया, वहाँ ये हमेशा ऑन रहेगा जब तक क्लेम ना आ जाए। इनफाइनाइट कवर में प्री एंड पोस्ट का कवर यहाँ पे आपको मिलने नहीं वाला, वो आई थिंक आपके बेस प्लान से कवर हो जाएगा। और इसकी लिमिट अगेन मैं बताना चाहूँगा, आपकी बेस पॉलिसी से ऊपर की अलग से लिमिट कंपनीज को प्रोवाइड करती है। आईपीडी की बात करें, आईपीडी अप टू सम एश्योर्ड कवर है। वो ये सारी नॉर्मल कंडीशंस है कि रूम रेंट जो, अच्छा यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे, रूम रेंट के चार्जेस सिंगल प्राइवेट एसी रूम के ही अवेलेबल है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम से ऊपर का कोई भी रूम लिया गया, सिंगल प्राइवेट एसी रूम को अगेन पॉलिसी डिफाइन करती है, तब डिफाइन करती है कि सबसे सस्ता रूम होगा जो जिसके अंदर एक पेशेंट रह सकता है, उसका अटेंडेंट आई थिंक रह सकता है, प्राइवेट रूम होना चाहिए जिसके अंदर एसी लगा होना चाहिए, और एक बाथरूम अटैच्ड होना चाहिए। अब अगर हॉस्पिटल ने वहाँ पे ऐसे सिंगल रूम की कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं, तो हॉस्पिटल का सबसे लोएस्ट वाला रूम को पॉलिसी कंसीडर करेगी। अगर आपने उससे ऊपर वाला रूम ले लिया है गलती से, तो एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस आपको अपनी पॉकेट से भरने पड़ेंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन को पॉलिसी 90 दिन तक कवर करने वाली है। एक्सपेंसेस जो अगर किसी ने घर के अंदर नर्सिंग केयर स्टाफ रखा है, उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन पे कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 180 दिन के लिए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दे रहा है, यहाँ पे भी सम एश्योर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। यहाँ भी कंसिडरेशन ये है कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस जो फिजियोथेरेपी के ऊपर भी आपके होने वाले हैं, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लिख कर दे दिया। लेट से वैसे नी केयर सर्जरीज में आजकल हॉस्पिटल्स ने डॉक्टर्स नहीं एडवाइस करते हैं, कोई भी ऑर्थोपेडिक्शन अगर आपको एडवाइस कर देता है कि फिजियोथेरेपी सेशंस आपको चाहिए इस चीज़ के लिए आफ्टर योर सर्जरी, तो उस फिजियोथेरेपी सेशंस के भी चार्जेस पॉलिसी आपको प्रोवाइड करने वाली है, बट मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लिख कर दिया होना चाहिए। पॉलिसी डे केयर प्रोसीजर को कवर कर रही है। यहाँ पे पॉलिसी ने एक पॉइंट मेंशन किया है कि इंट्रावेनस कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हीमोडायलिसिस और अदर थेरेपेटिक प्रोसीजर्स को डे केयर प्रोसीजर में कवर किया जाएगा। पॉलिसी ने कितने प्रोसीजर कवर करने इसके ऊपर कोई मेंशनिंग नहीं की है। ये 3 पॉइंट्स भी जो मेंशन किए ये भी जनरली सभी डे केयर प्रोसीजर्स में कवर किए जाते हैं। एक्सपेंसेस associated with automatic machine for peritoneal dialysis। peritoneal dialysis एक प्रोसीजर होता है डायलिसिस का, उसके लिए पॉलिसी डे केयर प्रोसीजर में उसको कवर नहीं करेगी। एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड जो है अप टू सम एश्योर्ड, यहाँ पे 11 प्रोसीजर्स लिखे गए हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो हर पॉलिसी के अंदर आते हैं अगर वो एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड कवर करिए। स्टैंडर्ड नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज होगी जो ये 12 में से कुछ कवर करेंगी, कुछ पे लिमिट्स लगाएंगी। यहाँ पे लिमिट्स कोई नहीं है,
पर 12 के 12 प्रोसीजर कवर किए जा रहे हैं। होम केयर ट्रीटमेंट मैंने पहले भी बताया था पॉलिसी स्टार्टिंग में, होम केयर ट्रीटमेंट को पॉलिसी नहीं कवर करेगी। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट हेल्थ केयर का जो कवर है वो प्रोवाइड करेगी पॉलिसी, अप टू सम एश्योर्ड है, कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ये है कि 3 दिन का कॉन्टीन्यूस हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। हॉस्पिटल में रूम नहीं अवेलेबल होना चाहिए, या पर्सन की कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि वहाँ तक वो जा सके। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई, लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, कोल्ड कफ, इन्फ्लुएंजा, अर्थराइटिस, गाउट, रूमेटिज्म, नेफ्राइटिस, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, डायरिया, डिसेंट्री डिसऑर्डर्स हो गए, पेट की और सारी काफ़ी सारी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, डायबिटीज मेलेटाइटिस इंसिपिडस, एलिप्सी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, ऐसी बहुत सारी बीमारियां इन्होंने लिख दी हैं यहाँ पे, जिनको पॉलिसी डोमिसिलरी में कवर नहीं करेगी। ये आपके नॉर्मल ट्रीटमेंट्स में आईपीडी इनके कारण कुछ होता है, अर्थराइटिस का आपको ट्रीटमेंट कराना, गाउट का ट्रीटमेंट कराना है, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ से कोई परेशानी हो जिसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ रहा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, बहुत सीवियर ऑर्डर का हो गया है जिसके कारण आपको जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल में। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए पॉलिसी को आप हॉस्पिटल में जाके ही ट्रीटमेंट लेगी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ट्रीटमेंट घर पे नहीं दिया जाएगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट पे प्री एंड पोस्ट का खर्चा नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट लिया गया तो प्री एंड पोस्ट का खर्चा नहीं दिया जाएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट अगेन अप टू सम एश्योर्ड तक, आयुष ट्रीटमेंट को सम एश्योर्ड तक कवर किया गया है, कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ऑर्गन डोनर के ट्रीटमेंट पे भी कोई भी लिमिट नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट ऑर्गन डोनर का जो प्री एंड पोस्ट है, जो डोनेट करने आ रहा है उसकी प्री एंड पोस्ट स्क्रीनिंग, टेस्टिंग या कोई भी ऐसा उसका कोई एक्सपेंडिचर है, वो पॉलिसी कवर नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ हार्वेस्टिंग, ऑर्गन को निकालने का काम है, वहाँ पे जो जो खर्चा होगा वो पॉलिसी कवर करेगी। अगर कोई कॉस्ट पे की गई है एक्विजिशन करने के लिए ऑर्गन के लिए, उसके भी एक्सपेंसेस कवर नहीं करेगी। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑर्गन का या प्रिजर्वेशन के लिए कोई कॉस्टिंग आई है, उसको पॉलिसी कवर नहीं करेगी। अगर जो डोनर है उसकी कोई उसको कुछ हो जाता है क्योंकि उसके बॉडी से ऑर्गन लिया गया है, तो उसको भी पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये भी स्टैंडर्ड ही है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ऐसा कर रहा है, बाकी पॉलिसीज भी ज़्यादातर ऐसी चीज़ें कवर नहीं करती है। रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं। जब हम रोड एम्बुलेंस पे आते हैं तो पॉलिसी उसको सम एश्योर्ड तक कवर कर रही है। क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है? पर्सन को इंजर्ड, जहाँ से इंजर्ड पर्सन को नियरेस्ट हॉस्पिटल्स तक पहुँचाने का काम, जहाँ से उसका एक्सीडेंट या इलनेस हुई है, जहाँ ताकि उसको एक इमरजेंसी केयर मिल सके। किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे उसको हायर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, विच इज़ जो उसको एडमिट करने के लिए रेडी है, और ये इसलिए है कि जिस जगह पे वो है वहाँ पे उसको सेटिस्फैक्टरली मेडिकल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो रही हैं, यानी कि वहाँ पे वो मेडिकल चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर ने राइटिंग में दिया है कि इस हॉस्पिटल से आपको दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल से डायग्नोस्टिक सेंटर तक, एक हॉस्पिटल में पेशेंट है, वहाँ से उसको डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर जाना पड़ रहा है क्योंकि उस हॉस्पिटल में वो एडवांस डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो वो अगेन उसकी अगर उसका कोई एम्बुलेंस का खर्चा आता है तो वो पॉलिसी पे करेगी। बट अगर इंश्योर्ड को हॉस्पिटल से उसके रेजिडेंस तक ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के बाद, तो वो बेनिफिट पेएबल नहीं होगा। ठीक है,
एयर एम्बुलेंस की बात करें, एयर एम्बुलेंस बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ये राइडर का पार्ट है। इसमें एक राइडर आपको लेना पड़ेगा एयर एम्बुलेंस का, जो कि अच्छी बात है, बहुत सारे लोग नहीं आजकल लेना पसंद करते हैं कि फालतू की कॉस्ट चाहिए। आई थिंक लेना चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी यूटिलिटी आ सकती है। समझते हैं अप टू सम एश्योर्ड, ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड की लिमिट है, यानी कि आप अगर एयर एम्बुलेंस का राइडर लिया गया है तो सम एश्योर्ड तक आपको ये प्रोवाइड करेगी एयर एम्बुलेंस का खर्चा, बट एज अ अलग से प्रोवाइड करेगी, आपका सम एश्योर्ड को इफेक्ट नहीं करेगी। अब कंडीशन क्या है इसको यूज़ करने की? कोई लाइफ थ्रेटनिंग या इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन है जो जो पर्सन इंश्योर्ड है उसको प्रॉब्लम आई है, जिसको इमीडिएट और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जहाँ पे वो स्थित है, जहाँ पे वो बंदा अभी है, और उस टाइम पे इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करनी है, उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल तक प्रोवाइड लेकर जाना है, और वहाँ पे डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस की प्रोविज़न नहीं है, नहीं प्रोवाइड की जा सकती डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस, डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती। और कोई मेडिकली प्रैक्टिशनर ये उसको लिख कर दे देता है कि भाई इसको अभी के अभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, तो वहाँ से उसको एयर लिफ्ट किया जाएगा और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है वहाँ तक लेकर जाया जाएगा। कवर लिमिटेड है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द एरिया ऑफ इमरजेंसी, जहाँ पे इमरजेंसी हुई है, टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल ओनली। ठीक है, तो ये कंडीशन आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग इस कंडीशन को नहीं सुनते हैं, समझते हैं। वी विल नॉट कवर, क्या नहीं कवर करेंगे? कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल का ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है एयर एम्बुलेंस से नहीं होगा, वो आपको रोड एम्बुलेंस से करना पड़ेगा। अगर वो भी किसी डॉक्टर ने लिख कर कि इस हॉस्पिटल में वो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल टू इंश्योर्ड पर्सन्स का रेजिडेंस के अंदर आफ्टर डिस्चार्ज अगेन नहीं कवर किया जाएगा। अगर कोई एयर एम्बुलेंस एक्सपेंसेस है जो इंडिया से बाहर हो रहा है, आउट ऑफ जोग्राफिक स्कोप ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से बाहर हो रहा है, तो उसको कवर नहीं किया जाए। वी शैल नॉट बी लायबल इफ मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइडेड एट हॉस्पिटल विद द इंश्योर्ड पर्सन। अगर मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में जहाँ पे वो अभी है वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है, तो वहाँ पे ये एयर एम्बुलेंस सर्विस यूज़ नहीं की जा सकती किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाने के लिए। अब एयर एम्बुलेंस क्योंकि अलग से लिमिट है, तो रीसेट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं रीसेट या फिर ऑटोमेटिक रिचार्ज और रिस्टोर बेनिफिट को। ये पॉलिसी के अंदर अप टू सम एश्योर्ड अवेलेबल है। अनलिमिटेड टाइम्स है फॉर एनी इलनेस। पॉलिसी में पहले 45 डेज का क्लॉज लिख कर आया था, बट पॉलिसी थोड़ी सी रिवाइज हो चुकी है, तो ये 45 डेज का क्लॉज हट गया है। रीसेट बेनिफिट आपके लिए किसी भी इलनेसेस के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल है। याद रखिएगा, रीसेट का मतलब होता है, रीसेट या रीस्टोर का मतलब है जो बेस सम एश्योर्ड अगर यूटिलाइज हुआ है उसी को रिफिल किया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। अगर आपने वो रिस्टोर, ये मत समझिएगा कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो वो 20 लाख हो गई क्योंकि रीसेट का 10 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिसी 10 लाख की ही है, 10 लाख में से 5 लाख खत्म हुआ, 5 लाख का रिस्टोर हो जाएगा, तो पॉलिसी 10 लाख पे स्टैंड करेगी वापस से अगले क्लेम के लिए। रिन्यूअल बेनिफिट, नो क्लेम बोनस जो है पॉलिसी के अंदर एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेस और कुछ एड ऑन्स की। सबसे पहला है बेस। बेस पॉलिसी के अंदर जो रिन्यूअल बेनिफिट है वो है 20% ऑफ दी सम अश्योर्ड अप टू 100%, यानी कि 20% से हर साल पॉलिसी इंक्रीज हो सकती है अप टू सम अश्योर्ड, बट अगर उस साल में कोई क्लेम नहीं आया है। अगर क्लेम आ गया तो ये 20% से पॉलिसी बेस कंडीशन में इंक्रीज नहीं होगी, बट कम भी नहीं होगी। तो लेट्स से 10 लाख की किसी बंदे ने पॉलिसी ली, तो अगले साल कोई क्लेम, जिस साल उसने पॉलिसी ली उस साल उसका कोई क्लेम नहीं है,
अगले साल पॉलिसी 12 लाख की हो जाएगी। अगले साल फिर कोई क्लेम नहीं आया तो पॉलिसी 14 लाख रुपए की हो जाएगी। थर्ड ईयर क्लेम आ गया, अब उस साल के बाद पॉलिसी 14 लाख की ही रहेगी, 16 लाख की नहीं होगी। ठीक है, तो ये है बेस की कंडीशन। उसके बाद आता है आ, हम अगर एक राइडर ले सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर जिसको बोला गया है क्यूमुलेटिव पावर पावर बूस्टर, सॉरी, पावर बूस्टर का राइडर हम पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। पॉलिसी के अंदर पावर बूस्टर का राइडर जो है वो क्या करेगा, वो एक गारंटीड सम एश्योर्ड ऐड करेगा। गारंटीड सम एश्योर्ड जब ऐड होगा पॉलिसी के अंदर, तो वो कितना ऐड होगा, हर साल 100% ऑफ दी सम एश्योर्ड अप टू अनलिमिटेड टाइम। यानी कि ये सम एश्योर्ड अनलिमिटेड तक बढ़ता रहेगा, हर साल 100% ऐड होता रहेगा। सो फिर से केस डिस्कस कर लेते हैं समझने के लिए। 10 लाख की पॉलिसी, ये राइडर ले लिया गया है पावर बूस्टर। पावर बूस्टर राइडर ऐड होने से अगले आपका पहले साल क्लेम आया या नहीं आया, ये 10 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। उसके अगले साल क्लेम आया या नहीं आया, 10 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे। उसके अगले साल फिर क्लेम आया नहीं आया, 10 लाख और ऐड होंगे। ऐसे करते करते ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा अप टू अनलिमिटेड सम एश्योर्ड, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है देखने के लिए, यूज करने के लिए। जो भी गारंटी, जो आपका गारंटीड सम एश्योर्ड जो पहले चल रहा था यानी कि 20% का, वो भी चलता रहेगा साथ में, ये ओवर एंड अबव उससे सम सम एश्योर्ड एक्ट करेगा। तीसरा राइडर भी है पॉलिसी के अंदर। तीसरा राइडर है कवर अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि जितनी महंगाई से पॉलिसी महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से आपका सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होगा, जिस परसेंटेज से आपका महंगाई बढ़ेगी। अगर आपने ये राइडर ले लिया है तो अगले साल उतना ही सम एश्योर्ड ऐड हो जाएगा। और दोनों में दोनों राइडर्स के साथ ये कंडीशन है, जहां पे भी आपने पॉलिसी में ये राइडर को रिमूव करने की कोशिश, आप स्टार्ट कर लिया, फिर कुछ सालों बाद आपको लगता है यार मेरे को ये राइडर रिमूव करना है, मेरे को नहीं चाहिए ये राइडर, तो जैसे ही आपने ये राइडर रिमूव किया तो जितना भी क्यूमुलेटिव सम एश्योर्ड बना है इसी इन राइडर्स के कारण, यानी पावर बूस्टर के कारण या फिर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के कारण, दोनों का सम एश्योर्ड जीरो हो जाएगा। आपका बेस रहेगा, बेस बचेगा, और जो आपने नॉर्मल रिन्यूअल बेनिफिट आपने डाला हुआ था पॉलिसी के अंदर, जो बेस में चल रहा था वो चलता रहेगा। क्लेम प्रोटेक्टर भी आपका जो है वो कंज्यूमेबल्स, रीसेट बेनिफिट, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट जो आपका पावर बूस्टर है वो भी इन सब चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कंज्यूमेबल्स, क्लेम प्रोटेक्टर, एड ऑन, रीसेट बेनिफिट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पे इनका सम एश्योर्ड आपको नहीं मिलने वाला।
डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन को कवर नहीं किया जाएगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन को कवर नहीं किया जाएगा। आई थिंक ये पॉलिसी में मेंशन नहीं है, तो कवर नहीं होगा। न्यू बॉर्न बेबी को आप अगेन राइडर के थ्रू कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिमिट है वो 2 टाइम्स ऑफ दी जो आपकी मेटर्निटी की लिमिट बनी है उतना होगा। तो लेट से 10 लाख की पॉलिसी थी, 1 लाख का मेटर्निटी कवर मिला, यहाँ पे 2 लाख का आपको न्यू बॉर्न बेबी कवर मिलेगा। ठीक है। 5 लाख की पॉलिसी थी तो 50,000 का कवर, 1 लाख रुपए तक का न्यूबॉर्न बेबी कवर मिलेगा। ये अगेन ऑप्शनल कवर है टू कवर मेडिकल एक्सपेंसेस। न्यूबॉर्न बेबी की हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो जाती है तो मिनिमम 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे चाहिए, और मैक्सिमम कवरेज पीरियड रहेगा 90 दिन तक। 90 दिन के बाद तो वैसे ही बेबी को नॉर्मल पॉलिसी का पार्ट बनाया जा सकता है। ये एड ऑन है, ऑप्शनल कवर है, तभी ले पाएंगे। मैटरनिटी कवर सबसे पहला अगर कवर होगा तो ही इसको ऑप्शनल कवर को आप ले पाओगे। बच्चे की फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन को कवर किया जाएगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड उसके अंदर रहेगा 1% का। मतलब अगर 1 लाख की 1 लाख का मैटरनिटी कवर आया तो 10,000 रुपये के आसपास का आपका बेस वो बन जाएगा। और ये भी अगेन सम एश्योर्ड ओवर एंड अबव आपकी बेस सम एश्योर्ड की है। ओपीडी की बात करें, ओपीडी में मैंने पहले बताया डेंटल ट्रीटमेंट को कवर नहीं किया जा रहा है। अगेन एज अ राइडर ही कवर होगा, ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड इसकी लिमिट्स हैं। ओपीडी ट्रीटमेंट सिर्फ 65 साल के बंदे जिसकी उम्र है उससे नीचे के बंदों को ही कवर का ही ट्रीटमेंट यहाँ पे लिया जाएगा। 65 साल से ऊपर कोई पर्सन है तो उसको ओपीडी ट्रीटमेंट का राइडर एप्लीकेबल नहीं है। 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। यूटिलाइज कंसल्टेशन वुड जो भी अनयूटिलाइज कंसल्टेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। कंसल्टेशन नेटवर्क हॉस्पिटल्स जो ऐप के थ्रू आपको मिलेंगे वहीं पर मिलने वाले हैं। ओपीडी कंसल्टेशन जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ हो सकती हैं, स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ या सुपर स्पेशलिस्ट के साथ भी हो सकती हैं, और आयुष कंसल्टेशन को भी कवर किया गया है। ओपीडी इंक्लूड्स मैक्सिमम, ये लिमिट्स हैं जो आपको जब आप पॉलिसी लेने लगेंगे तो उस टाइम पे आपको समझाई जा सकते हैं कि ये लिमिट्स हैं। डेंटल नहीं है। फिजियोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेशन फॉर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स, मेंटल हेल्थ के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अगर कोई लेना चाह रहा है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, वो भी ओपीडी का पार्ट नहीं होंगे, ना फिजियोथेरेपी सेशंस पार्ट होंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट पॉलिसी कवर करने वाली है। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसी तरीके का भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो सकता है, हीमेटोलॉजिकल टेस्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, टीएमटी, सब तरीके के टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट पॉलिसी कवर करेगी अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने उसको प्रेस्क्राइब किया है। कोई भी जनरल स्टडी की जा रही है उसको एक्सक्लूड किया जाता है इसके स्कोप से। कुछ माइनर प्रोसीजर्स हैं उनको भी पॉलिसी कवर करेगी, जैसे कि ड्रेनेज ऑफ एब्सेसेस है, इंजेक्शंस हैं कुछ लग रहे हैं, आईवी इंजेक्शंस कुछ हैं, स्प्रेन मैनेजमेंट है जॉइंट मूवमेंट की, स्टेबलाइजेशन ऑफ जॉइंट, माइनर वुंड मैनेजमेंट, ये सारे को ओपीडी बेस पे पॉलिसी कवर करने वाली है। फार्मेसी मेडिसिन का जो भी कैशलेस नेटवर्क के थ्रू मैक्सिमम लिमिट के अंदर जो प्रिस्क्राइब की गई होगी पॉलिसी के अंदर उसके थ्रू मैनेज किया जाएगा। फिजियोथेरेपी सेशन को 30 मिनट्स के फिजियोथेरेपी फ्रॉम नेटवर्क हॉस्पिटल अप टू लिमिट मिलेगा। अगर फिजियोथेरेपी सेशन उस वाले पैकेज में आपके कवर्ड है तो वो आपको मिल जाएगा। मेंटल इलनेस पॉलिसी नहीं कवर कर रही है। HIV एड्स और उसको ओनली HIV एड्स को पॉलिसी कवर करेगी, और कोई भी STDs को पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। हाई एंड डायग्नोस्टिक्स नहीं है, वैक्सीनेशन कवर नहीं है, एनिमल बाइट वैक्सीनेशन को कोई कवर नहीं कर रही है। एनुअल हेल्थ चेकअप अगेन एज अ राइडर कवर होगा। 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 5,000 तक के टेस्ट पॉलिसी दे रही है। ये अगेन लिमिट ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड है, बट नेटवर्क हॉस्पिटल्स जो प्री डिफाइंड टेस्ट हैं सिर्फ वही होंगे। एक वंस पर पॉलिसी पर अडल्ट के की ये लिमिट है। सेकंड ओपिनियन पॉलिसी नहीं कवर कर रही है। ई ओपिनियंस को अनलिमिटेड है, बट वो भी राइडर के थ्रू आना पड़ेगा।
डेली हॉस्पिटल कैश की बात करें, डेली हॉस्पिटल कैश पॉलिसी नहीं कवर कर रही है। रिकवरी या कॉन्वलेसेंस बेनिफिट को पॉलिसी कवर कर रही है अगर किसी की हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन से ज़्यादा हो जाती है, बट एज अ राइडर कवर करेगी। 10 दिन से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे 20,000 रुपये तक का कॉन्वलेसेंस बेनिफिट देगी, रिकवरी बेनिफिट देगी। ये सिर्फ पॉलिसी में एक बार, एक साल में एक बार दिया जाएगा। कंपैशनेट ट्रैवल की बात करें, एज अ राइडर अगेन ये भी अवेलेबल है। अगर किसी का हॉस्पिटलाइजेशन, किसी ने ये राइडर ले लिया है पैसे देके, तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को, फैमिली मेम्बर में कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं, उनकी हस्बैंड या वाइफ, अपने बच्चे को बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, और पेरेंट्स इन लॉ को भी आप बुला सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर। 20,000 रुपये तक की टिकट, जो कि लिमिट अलग से बनाई गई है, बाय एयर या फिर रेलवे टिकट, इकोनॉमी क्लास ए टिकट या फिर बाय रेलवे की टिकट आपको आपके फैमिली मेम्बर को दी जाएगी इस पॉलिसी में वहां तक बुलाने के लिए। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी पॉलिसी के अंदर एज अ राइडर दिया गया है, बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं है। अप टू 50 लैक्स, 50 लाख तक का सम एश्योर्ड ले सकते हो। ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड लिमिट है 65 साल तक का मैक्सिमम एडल्ट कोई इसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंट कवर राइडर के अंदर रहेगा। इसके अंदर अगर किसी भी पर्सन की डेथ होती है विद इन 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने से तक, किसी और उसका मेन रीज़न इस कोई एक्सीडेंट जो हुआ था 12 महीने पहले, 12 महीने तक वो वैलिड रहेगा। उसके अंदर अगर उसका डेथ होती है तो उसको कवर दिया जाएगा। या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, ये सारे क्लॉज हमारे को चेक करने पड़ेंगे अगर कोई पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले रहा है। मैं यहाँ पे इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे क्लॉजेज और चीज़ें आ जाती हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी को समझने के लिए, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी को समझने के लिए। फिर आता है क्रिटिकल इलनेस कवर। क्रिटिकल इलनेस कवर के अंदर भी 50 लाख तक का क्रिटिकल इलनेस कवर मिल सकता है पॉलिसी के अंदर। ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड है। अगेन क्रिटिकल इलनेस कवर लेने के बाद 90 दिन का वेटिंग पीरियड है, बट सर्वाइवल पीरियड यहाँ पे 0 है। तो अगर किसी को 90 दिन के बाद किसी इंश्योर्ड को और ये राइडर ले लिया गया है, कोई भी क्रिटिकल इलनेस जो डिफाइन की गई है, अगर वो डायग्नोस होती है तो उसको वो जो भी सम एश्योर्ड तय किया गया है वो पे किया जाएगा। एक ही बार पॉलिसी में, पूरे पॉलिसी टेन्योर में ये क्रिटिकल इलनेस कवर पे किया जाएगा। क्रिटिकल इलनेस अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में भी बता दी गई है और वो पॉलिसी ने एक्सेप्ट कर ली है तो वहाँ पे क्रिटिकल इलनेस का राइडर एप्लीकेबल नहीं होगा उस डिजीज के लिए। कोई अडल्ट मेंबर सिर्फ 50 साल तक ही क्रिटिकल इलनेस का कवर ले सकता है। मल्टीपल इलनेसेस चाहे हो जाए चाहे ना हो, मैक्सिमम पे आउट जो है वो 50 लाख तक का है। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 20 क्रिटिकल इलनेसेस लिस्ट की गई हैं, यहाँ पे कैंसर हो गया है, हार्ट अटैक हो गया कोई स्पेसिफिक सिवियरिटी का, स्टंटिंग है, ओपन चेस्ट सर्जरी हुई है, 3rd डिग्री बर्न्स हो गया, कोमा ऑफ स्पेसिफिक सिवियरिटी है, एंड ऑफ लंग स्टेज लंग डिजीज है। तो बहुत सारी डिजीजेज हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट की। पॉलिसी के अंदर एक दो एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहला है इन हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ सरोगेट मदर। जो भी सरोगेट मदर्स हैं, अगर किसी कपल ने सरोगेसी को यूज़ किया है तो वहाँ पे सरोगेट मदर जो अपॉइंट की गई है एक कपल से या फिर मदर के द्वारा, और उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई है प्रेगनेंसी या पोस्टमार्टम डिलीवरी के कारण ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर, वहाँ पे 5 लाख तक का एक एक्स्ट्रा कवर प्रोवाइड किया गया है। कंडीशन है उसकी भी, 30 डेज का सबसे पहले वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। ये बेनिफिट फीमेल्स को वैसे ही दे दिया गया है अगर वो इंश्योर्ड है पॉलिसी के अंदर 3 साल के लिए इंश्योर्ड रही हैं।
मैक्सिमम कवरेज लिमिट जो है वो 36 महीने के लिए ही अवेलेबल है। सरोगेट मदर को 36 महीने तक के लिए ही ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। एक्सपेंसेस जो कि डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सिजेरियन हो रहा है, तो उसको एक्सक्लूड किया गया है, इस पोर्शन से एक्सक्लूड किया गया है। अगर सरोगेसी और एप्लीकेबिलिटी के लिए सरोगेसी एक्ट को फॉलो किया गया है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं, और बाकी इन आईपीडी के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। दूसरा कवर एक एक्स्ट्रा दिया गया है, वो है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ oocyte डोनर। oocyte डोनर के लिए भी अगेन, अगर उसकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, जिसको एक इंटेंडेड कपल ने या इंटेंडेड जो फीमेल है उन्होंने अपॉइंट किया है, कोई कपल जो चाह रहा था oocyte डोनर से वो ट्रीटमेंट, oocyte डोनर के थ्रू वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है जब oocyte रिट्रीव किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी 5 लाख रुपए तक की ट्रीटमेंट की प्रोविजन यहाँ पे दी गई है। ये कवर 12 महीने के लिए एप्लीकेबल रहेगा रिट्रीवल प्रोसीजर के बाद। कोई भी फीमेल जो इस पॉलिसी का पार्ट है, वो उसको ये बेनिफिट एक्सटेंड किया गया। एनी एक्सपेंस अकर्ड ऑन डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न, अगेन न्यू बॉर्न का जो भी डिलीवरी एक्सपेंस है उसको इस सेक्शन के स्कोप से बाहर निकाला गया है, उसको नॉर्मल आप मैटरनिटी कवर मिल लीजिए। ये अगेन जो स्पेसिफाइड एक्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट है, उसके उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू फॉलो किया जाए। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ आईपीडी ट्रीटमेंट विल अप्लाई यहाँ पे। बात करेंगे अभी ग्लोबल कवर की। पॉलिसी बेस प्लान में ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड नहीं कर रही है, बट आप इसको एज अ राइडर ले सकते हैं। इस राइडर के थ्रू अगर आप लेते हैं तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है 3 करोड़ तक का सम एश्योर्ड अवेलेबल है ग्लोबल कवरेज के लिए, जो कि एक ओवर एंड अबव लिमिट रहेगी सम एश्योर्ड से। जो बेस सम एश्योर्ड जो इंडिया के लिए सम एश्योर्ड लिमिट है, उसके ऊपर ये लिमिट रहने वाली है। साथ ही साथ इस ग्लोबल सम एश्योर्ड को यूज़ करने की एक क्या कहते हैं 2 साल का वेटिंग पीरियड पॉलिसी एप्लीकेबल कर रही है। तो 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ही आप इस कवर को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कोई पर्सन बाहर ट्रैवल कर रहा है और उसको एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, तो वहाँ पे आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी। तो इस वेटिंग पीरियड को रिड्यूस किया जा सकता है अगेन एक राइडर के थ्रू। वर्ल्ड वाइड कवर वेटिंग पीरियड का रिडक्शन किया जा सकता है, 12 महीने तक उसको लेकर जाया जा सकता है। इस कवर को यूटिलाइज किया जा सकता है उसी पर्सन के लिए जो कि रेजिडेंट इंडियन है और उसकी उम्र 65 साल से कम है। कवरेज सिर्फ 65 साल तक के पर्सन को प्रोवाइड की जा सकती है। कोई भी न्यू फैमिली मेंबर पॉलिसी में अगर उसको एडिशन किया जाता है तो उसको 2 साल का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा। कवरेज कैसे प्रोवाइड की जाएगी? अगर कोई भी पर्सन ट्रैवल कर रहा है और उसका इलाज वहाँ पे 45 दिन के लिए चल रहा है, एक सिंगल ट्रिप में उसको कवर किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज, अगर क्यूमुलेटिव नंबर मल्टीपल ट्रिप्स हैं तो वो 90 डेज का तक का इलाज वहाँ पे कवरेज मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया है। अगर एक सिंगल ट्रिप है तो 45 दिन, मल्टीपल ट्रिप्स हैं तो टोटल 90 दिन के लिए जो कवरेज की होगी उसी को पेमेंट किया जाएगा। उसके अलावा किसी का 90 दिन से ऊपर निकल गया या 45 दिन से एक सिंगल ट्रिप में ऊपर इलाज चला, तो जो भी कॉस्ट होगी वो पर्सन को खुद बेयर करनी पड़ेगी, जो इंश्योर्ड को खुद बेयर करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस कवर सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, डे केयर प्रोसीजर के लिए ही मिलेगा। ओपीडी बेसिस या फिर कोई और बेसिक कवर या ऑप्शनल कवर जो उसने लिया है पॉलिसी के अंदर, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है यहाँ पे, आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन, ग्लोबल हॉस्पिटलाइजेशन भी प्लान कर सकते हैं। उसके लिए 7 दिन पहले एडवांस में आपको पॉलिसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिसको पॉलिसी पहले अप्रूव करेगी। किसी तरीके का भी
क्यूमुलेटिव जो भी हमने पावर बूस्टर की बात की, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर की बात की, वो ग्लोबल के लिए या आपका बेस सम एश्योर्ड का में जो बेस पॉलिसी के अंदर क्यूमुलेटिव बोनस है, कोई भी रीसेट है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी तरीके का भी इनफाइनाइट केयर अगर राइडर ले लिया है या फिर क्लेम प्रोटेक्टर लिया हुआ है या फिर मैटरनिटी बेनिफिट लिया है, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये लिमिट ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड रहेगी। 12 महीने का आप एक का रिडक्शन राइडर ले सकते हैं, और ये आपको इंसेप्शन पे चूज करना पड़ेगा। ऑप्शनल कवर 2 पीरियड कॉन्टिन्यूस पॉलिसी आपको चलानी पड़ेगी। अगेन रीसेट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस इस राइडर के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे। कंपनी में पॉलिसी को 4 जोन्स में डिवाइड किया है। अच्छी बात यह है कि जोन बेस्ड कोपे नहीं है। जोन बेस्ड सिर्फ आपकी प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर आप कोई पर्सन जोन सी से, यानी कि जैसे बताया गया रेस्ट ऑफ पंजाब की कुछ स्टेट्स ऊपर मेंशन होंगी, लेट्स से कि चंडीगढ़ को जोन सी में रखा, जोन सी से चंडीगढ़ से कोई पर्सन जोन ए यानी दिल्ली में आकर अपना इलाज कराता है, तो वहाँ पे उसको कोई भी कोपे नहीं पे करना है, को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आते हैं एड ऑन्स के ऊपर। सबसे पहला राइडर है जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये राइडर है जहाँ पे लिस्टेड 6 डिजीजेस जो हैं, अगर उसके लिए कोई भी पर्सन अपने आप को अर्ली स्टेजेस पे कवरेज चाहता है, 30 दिन के अंदर कवरेज चाहता है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग है, और वो नहीं चाहता है कि 36 महीने या 24 महीने का जो वेटिंग पीरियड है वो एप्लीकेबल हो, 36 महीने का हमारी इस पॉलिसी के अंदर वो एप्लीकेबल हो, तो ये राइडर ले सकता है। तो उसको ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पॉलिसी अगर उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है, तो विद इन 30 डेज कोई भी 30 डेज के बाद, कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद, कोई भी मेडिकल कंडीशन आती है तो वो इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो सबसे पहला है बेसिक कवर। कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगी? जो बेसिक कवर है आईपीडी के अंदर एप्लीकेबल होंगी। ये डिजीज डे केयर प्रोसीजर्स के लिए कोई भी या ट्रीटमेंट लिया गया है तो उसके लिए एप्लीकेबल, या आयुष ट्रीटमेंट के लिए एप्लीकेबल होंगी। जब स्टार्ट ये याद रखिएगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो डिजीज़ मैंने पहले भी बताया, डिक्लेयर्ड बाय इंश्योर्ड पर्सन, एक्सेप्टेड बाय द पॉलिसी, हैज़ बीन डिटेक्टेड। अगर कोई डिजीज़ या कंडीशन डिटेक्टेड ड्यूरिंग पॉलिसी मेडिकल एग्जामिनेशन, पॉलिसी ने मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया और उसने वो डिजीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो भी वेटिंग पीरियड 30 दिन का रहेगा फॉर स्पेसिफिक इंश्योर्ड पर्सन हु हैव ऑप्टेड एंड पेड एडिशनल सम एश्योर्ड। इसका एडिशनल सम एश्योर्ड जाएगा, तभी इसको उसके अंदर जंप स्टार्ट के अंदर रखा जाएगा। कवर विल बी एप्लीकेबल ऑन आपको इंसेप्शन से ऑफ द पॉलिसी एंड ओनली फॉर द सम एश्योर्ड चोजन एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। ये आपको इन पॉलिसी की इंसेप्शन पे लेना है। एक बार आपने ये ले लिया, डिलीशन इस ऑप्शन का अवेलेबल नहीं है पॉलिसी के अंदर। 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहेगा, और वर्ल्ड वाइड कवरेज के अंदर ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं, ये जंप स्टार्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। दिस रिड्यूस वेटिंग एस्थमा, क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर नहीं देंगे? एस्थमा, उसकी कंडीशन है कि कोई क्रॉनिक कंडीशन जो लंग्स को इफेक्ट करती है, कंस्ट्रक्ट करती है उनके बॉडी को। हाइपरटेंशन मैंने वैसे सब कुछ एक्सप्लेन पहले भी कर दिया था। हाइपरटेंशन भी सबको पता है, ब्लड प्रेशर का होना, जो मेजर रिस्क उसके साथ हार्ट डिजीज़ के साथ आ जाते हैं, किडनी डिजीज़ आ जाती है। हाइपरलिपिडीमिया की बात कर लेते हैं, ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि एलिवेटेड लेवल ऑफ लिपिड्स या फैट्स के, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स एक होते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उसके कारण जो भी हार्ट रिस्क आपके बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको भी 30 डेज़ के बाद कवर किया जाता है। डायबिटीज़ को कवर करने की कोई मेरे को लगता नहीं है ज़रूरत है। ओबेसिटी को भी इतना कवर करने की नहीं ज़रूरत है, बट हाँ कुछ कंडीशन है कि बीएमआई जो है 39 से लेस होना चाहिए। बीएमआई के साथ कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होनी चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ विद पीटीसीए, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको
कि ब्लॉकेज हो गई है हार्ट के अंदर, उस ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए जो एक स्टंटिंग, जिसको बैलून एंजियोप्लास्टी बोला जाता है, वो की गई है और उसके कारण वो हो गई है। उसके वो ट्रीटमेंट लिया गया और उसके से पर्सन की कंडीशन बेटर हो गई है। और ब्लॉकेज फॉर्मिंग 50% या उससे ज़्यादा की ब्लॉकिंग हुई है आर्टरी की। इंटरवेंशन मस्ट बी डिटरमाइंड मेडिकली बाय द कार्डियोलॉजिस्ट सपोर्टेड बाय कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होती है उससे सपोर्ट किया होना चाहिए। रेफर्स टू द जो मेन स्टेम है, और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को नहीं माना जाएगा, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ दिस कवर। तो उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अगर हो रहा है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट बाकी सब चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, ये एक और राइडर पॉलिसी ने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे अगर आपने पिछली जो जंप स्टार्ट के अंदर डिजीजेस थी, अगर आपने वो उसको उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है, तो इन डिजीज़ की मैनेजमेंट के लिए भी आप एक राइडर ले सकते हैं, जहाँ पे एक प्रोग्राम है इनका, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर कंसल्टेशंस दी जाएंगी आपको, डाइट मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों के ऊपर किस तरीके से मैनेज करना है, इन सब चीज़ों को वो बताया जाएगा। कॉन्वेलेसेंस बेनिफिट मैंने पहले भी इसको कवर कर लिया था। अगर कोई पर्सन 10 दिन से ज़्यादा के लिए हॉस्पिटलाइज होता है तो वो 20,000 रुपये का तक के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा, अगर उसने ये राइडर लिया है। 1 साल में एक बार पेबल होगा। लिमिट ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड रहने वाली है। एक बहुत ही अच्छा राइडर इन्होंने दिया है, वो है नर्सिंग एट होम। कोई भी हॉस्पिटल से क्वालिफाइड नर्स आप एम्प्लॉय कर सकते हो। आप अगर आपने कोई आईपीडी प्रोसीजर हुआ है और मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लिख कर दिया कि एक नर्स की रिक्वायरमेंट है, 10 दिन के लिए आप इस नर्स को यूज़ कर सकते हैं, और उस नर्स का खर्चा 2,000 पर डे के हिसाब से कंपनी आपको पे आउट करेगी। कंपैशनेट विजिट भी हमने पहले कवर कर लिया था। हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ज़्यादा अगर हो जाती है तो आप अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, जो यानी कि अपने हस्बैंड या वाइफ या अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को या पेरेंट्स इन लॉ को आप अपने पास वहाँ पे बुला सकते हैं 5 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, जिसके लिए कंपनी 20,000 रुपये पर पॉलिसी ईयर आपका खर्चा करके देगी, इकॉनमी क्लास की टिकट पे या फिर बाय एयर टिकट पे या फिर रेलवे टिकट पे, जहाँ से भी उनका रेजिडेंस है, तो जहाँ पे इंश्योर्ड एडमिटेड है। अगेन ये एक राइडर है, इसके लिए अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा। क्रिटिकल इलनेसेस हमने ये भी कवर कर लिया था। 90 डेज का वेटिंग पीरियड, सर्वाइवल पीरियड 0 डेज का है। ये भी अगेन राइडर है, 50 लाख तक की आप उसको पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। डिपेंडेंट अकोमोडेशन बेनिफिट, कोई डिपेंडेंट आपके साथ है, उसका अकोमोडेशन करा रहे हैं, तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से 10 दिन तक के लिए उसके अकोमोडेशन की कॉस्टिंग कंपनी पे करेगी। सिर्फ एक ही इमीडिएट फैमिली मेम्बर के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाई करेगा कि इंश्योर्ड मेंबर को 3 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इसलिए उनको ये बंदा बनाना पड़ रहा है। रूम रेंट हमने पहले डिस्कस किया था कि पॉलिसी के अंदर रूम रेंट का सिंगल एसी रूम का लिमिट है। रूम रेंट मॉडिफायर का एक ऑप्शनल राइडर पॉलिसी आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर आप 3 ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आप पॉलिसी को एनी रूम रेंट कैटेगरी पे कर जा सकते हैं, यानी कि रूम रेंट कैटेगरी बढ़ा भी सकते हैं सिंगल एसी रूम से। दूसरा है रूम रेंट टू ट्विन शेयरिंग, तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, रूम रेंट ट्विन शेयरिंग पे भी कर जा सकते हैं। फिर आप, अगर आपको लग रहा है कि प्रीमियम और कम करना है यहाँ पे, तो ये रूम रेंट की कैपिंग को 1% ऑफ सम एश्योर्ड या फिर 2% ऑफ दिस सम एश्योर्ड फॉर आईसीयू पर डे का भी आप कर सकते हैं। जो भी पॉलिसी आपने ये मॉडिफायर अगर इस्तेमाल कर लिया, जिस तरीके से भी आपने पॉलिसी को रूम रेंट को कर लिया, तो उसके एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस उसी तरीके से यूज़ किए जाएंगे।
आई होप ये डिटेल्ड डिस्कशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। काफ़ी बड़ा अगेन जब भी एक डिटेल डिस्कशन होती है पॉलिसी की तो वो वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर की जाती है। बट काफ़ी चीज़ें उसके अंदर मैं डिस्कस कर पाता हूँ, काफ़ी फीचर्स हर पॉलिसी के इन डेप्थ में आपको बता पाता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो पॉलिसी परचेज करना चाह रहे हैं। किसी तरीके की भी पॉलिसी परचेजिंग हेल्प समझने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।